नया IBM 7 हौसला है। उनकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। वे नामदार है और मैं कामदार। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था, रेलवे की अपनी 4 यूनिवर्सिटी क्यों ना हो देश में, क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने। क्या हम सपना नहीं देख सकते पावर ऑन डिमांड? 2014 का चुनाव एक आशा और अरमान का चुनाव। अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा। अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया। 2014 में लोकतंत्र ने भारत में इतिहास का एक नया अध्याय लिखा। इसके नायक बनकर उभरे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से लेकर राष्ट्र के प्रधानमंत्री तक नरेंद्र मोदी का सियासी सफर तमाम कठिन मोड़ देख चुका है। लेकिन निर्णायक रहा 2012 का गुजरात विधानसभा चुनाव। तो भाई प्रभात से आप विजय बनाओ, विकास नो प्रभात उससे नहीं आपने क्या। मोदी तीसरी बार सूबे की सत्ता में वापसी कर रहे थे। 182 सीटों में से 115 सीटें मोदी ने हासिल की और अपनी मंशा का इजहार भी कर दिया। जीत के बाद मोदी ने गांधीनगर में जनता को गुजराती में नहीं, हिंदी में भाषण दिया। हिंदी जिसे पूरा हिंदुस्तान समझता है, हिंदी जिसे पूरा हिंदुस्तान सुनता है। आपकी अगर इच्छा है तो मैं जरूर 27 तारीख को एक दिन के लिए दिल्ली हो आऊंगा। दरअसल गुजरात की इस हैट्रिक के साथ ही असल जंग का आगाज हुआ। नरेंद्र मोदी का संघर्ष पार्टी के बाहर का ही नहीं, पार्टी के भीतर का भी था। यह संघर्ष भी मामूली नहीं था। मोदी के सामने खड़े थे पार्टी के लौह पुरुष और वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी। हालांकि 2009 की हार ने आडवाणी को हाशिए पर धकेल दिया था, लेकिन वो गाहे बगाहे रेस में बने हुए थे, या यूं कहें कि रेस में बनाए हुए थे। लेकिन संघ परिवार उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री पद की दौड़ में खड़ा करने को तैयार नहीं था। संघ ने संकेतों में ही सही अपने इरादे का इजहार कर दिया था। इलाहाबाद के कुंभ में संघ प्रमुख मोहन भागवत संतों से वादा करके आए थे कि जनभावना का सम्मान किया जाएगा। हम तो संतों के शब्दों को साकार करने का प्रयत्न करने वाले लोग हैं। हमको अनुमोदन किया, वो प्रस्ताव उनको करना है, हमको उसको साकार करना है। और इसलिए उस प्रस्ताव का संपूर्ण सहयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करेगा। दरअसल संघ को जनता की नब्ज समझ में आ रही थी। मोदी में एक ऐसा नायक दिख रहा था जिसमें कुछ करने का मादा था, विरोधियों को जवाब देने की कुव्वत थी, और जिसने खुद को गुजरात में साबित किया था। गुजरात मॉडल के चर्चे ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी की दावेदारी की भूमिका लिखी। लेकिन आडवाणी ने इसका समानांतर शिवराज राग अलापना शुरू किया। मध्य प्रदेश की एक सभा में आडवाणी ने शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए गुजरात मॉडल के मुकाबले मध्य प्रदेश के विकास को बेहतर ठहराया। गुजरात तो पहले भी स्वस्थ था, उसको आपने उत्कृष्ट बना दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू प्रदेश, उनको स्वस्थ बनाना, यह जो स्थिति लाई है, इसके लिए मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। लेकिन जो भूमिका संघ लिख चुका था, आगे के अध्याय उसी के मुताबिक लिखे जाने थे। इस दिशा में सबसे पहला कदम था गोवा के पार्टी अधिवेशन में नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का मुखिया चुना जाना। इस अधिवेशन में जो होने जा रहा था, इसका अनुमान आडवाणी को था, लिहाजा
नाराजगी का इजहार करते हुए आडवाणी गोवा गए ही नहीं। पार्टी आलाकमान ने उन्हें मनाया जरूर, मगर बेमन से। शायद आडवाणी को मालूम था कि वो पार्टी के भीतर कमजोर पड़ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बाहर से भी मोर्चेबंदी कर रखी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके लिए दबाव बना रहे थे। ये दबाव इतना था कि आखिरकार 17 साल पुराना गठबंधन मोदी के नाम पर टूट गया। नीतियों पर और सिद्धांत पर हमारा ये गठबंधन, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है, राष्ट्रीय स्तर पर समाप्त हो रहा है। बारी आई राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के विधानसभा चुनावों की। मोदी की मेहनत और करिश्मे ने रंग दिखाया। दिल्ली को छोड़ तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। दिल्ली में भी बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी थी। इस जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी के तूफानी चुनाव प्रचार और उनकी करिश्माई शैली को ही जाता है। इसके बाद तो औपचारिक तौर पर मोदी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होना तय हो गया। The parliamentary board of BJP met today and decided that Shri Narendra Modi will be our prime ministerial candidate for the coming Lok Sabha election. हालांकि आडवाणी ने उम्मीद अब भी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने आखिरी दांव चला। जिस दिन संसदीय दल की बैठक में मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना था, उस दिन भी उनकी पार्टी अध्यक्ष को लिखी नाराजगी भरी चिट्ठी सार्वजनिक हो गई। लेकिन पार्टी शायद तब तक अपनी राह चुन चुकी थी। I think Advani ji really should have adopted the role of an elder statesman. I think people in hindsight will look back and say, you know, this was a very Indian drama. सच कहें तो आडवाणी अकेले नहीं थे। उनके पीछे पार्टी में मोदी विरोधियों की एक पूरी फौज थी। लेकिन आडवाणी के साथ साथ उसका भी पराभव हो चुका था। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के सामने अब लक्ष्य था मिशन 272 प्लस। इस मिशन में मोदी के सहयात्री थे पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और सारथी थे अमित शाह। अमित शाह के कंधों पर उत्तर प्रदेश में पार्टी की पुनर्वापसी का लक्ष्य था। 2009 के चुनाव में तमाम मशक्कत के बाद भी पार्टी 116 सीटें ही ला सकी थी। जब प्रदेश में पार्टी का ढांचा पूरी तरह बिखरा हो, नेतृत्व के नाम पर शून्य हो, तो पार्टी नेताओं के लिए भी 57 सीटों का इतिहास दोहराना एक सपना था। दूसरी ओर बिहार में मोदी के नाम पर ही नीतीश का साथ छूटा था, इसीलिए वहां की जमीन बचाना बड़ी चुनौती थी। पूरे उत्तर प्रदेश को 8 कमांड एरिया में बांटकर 8 रैलियां हुई और वो आठों रैलियों में मोदी जी स्वयं उपस्थित रहे, राजनाथ जी भी आए और 8 रैलियों में हमने हर गांव में से लोग आए, इसका प्रयास किया और 70% से ज्यादा अचीवमेंट मिला। हिंदी भाषी राज्यों, खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जीत ने एहसास करा दिया था कि वहां मोदी लहर पूरे उफान पर है। लेकिन मिशन 272 प्लस की राह में सबसे बड़ी बाधा उत्तर प्रदेश और बिहार में थी। इन दोनों ही सूबों में मोदी ने बहुत करीने से अपने दुश्मनों को निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश में तो एक साथ सबको। सबका विनाश तय है। स यानी सपा, ब यानी बसपा, का यानी कांग्रेस। बिहार का रण जीतने के लिए बीजेपी ने सबसे बड़ा दांव खेला रामविलास पासवान पर। पासवान लालू के साथ इज्जतदार गठबंधन करना चाहते थे और इस गठबंधन में वो कांग्रेस को भी देख रहे थे। लेकिन उन्हें न कांग्रेस से पूरी तवज्जो मिल रही थी, न लालू से। निराश पासवान को उनके बेटे ने मोदी का हाथ थामने की राय दी और पासवान अचानक एक दिन बीजेपी के साथ थे। दूसरी ओर टीम मोदी ने आखिरी क्षणों में लालू के सबसे विश्वसनीय माने जाने वाले रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र सीट से टिकट देकर अपने साथ मिला लिया। दरअसल लालू यादव अपनी बेटी मीसा का राजनीति में पदार्पण चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पाटलिपुत्र सीट चुनी, जिस पर रामकृपाल की भी नजर थी। रामकृपाल इतने दिनों की वफादारी का यह सिला देखकर हत्थे से उखड़ गए। बहरहाल बिहार में मोदी के लिए मुद्दा था नीतीश कुमार का धोखा। नीतीश को उनके धोखे के लिए मोदी ने बार बार कोसा और इसे बिहार की जनता के साथ धोखा करार दिया।
बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर नीतीश अचानक वोटरों के एक बड़े धड़े के लिए विलन हो गए थे। बम फूटे तो फूटे, लोग मरे तो मरे, आतंकवाद फैले तो फैले, लेकिन मेरी कुर्सी सलामत रहे, ऐसे लोगों ने बिहार को भी बर्बाद किया है, हिंदुस्तान को भी बर्बाद किया है। मैडम सोनिया जी। लेकिन मिशन 272 प्लस को हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश बिहार से बाहर भी देखना जरूरी था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर किसी से मोदी का मुकाबला था तो वो थी कांग्रेस। – 2009 के चुनाव में ही मोदी कांग्रेस को 125 साल की बुढ़िया करार दे चुके थे। इस बार के चुनाव में उनके निशाने पर थे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, जिन्हें तंज से मोदी शहजादा कह रहे थे। शहजादे कहते हैं, गरीबी गरीबी कुछ होता नहीं है, ये तो सिर्फ मन की अवस्था होती है, स्टेट ऑफ माइंड। भाई आपके गले उतरती है बात? जिन्होंने गरीबी देखी नहीं है उनको क्या पता गरीब जिंदगी कैसे गुजारता है। 2014 में घोटालों से हारी और अन्ना से लेकर निर्भया तक के आंदोलनों में डूबी कांग्रेस पहले ही हताश नजर आ रही थी। बची खुची कसर गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े विवादों ने पूरी कर दी। मोदी कहां मौका चूकने वाले थे। उनकी सरकार ने चुनाव की आचार संहिता होने के बावजूद भी दामाद को जमीन देने के काम को फाइनल कर दिया। वाराणसी में भी मोदी की ये लहर कमाल दिखा रही थी। जहां मीडिया अरविंद केजरीवाल को उनके लिए बड़ी चुनौती की तरह पेश कर रहा था, लेकिन जमीन पर मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही थी। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं। मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। नरेंद्र मोदी के लिए वाराणसी का चुनाव बीजेपी ने बड़ी सोच समझ के साथ चुना। हिंदुओं के लिए पवित्र तीर्थ के साथ साथ वाराणसी एक ऐसा शहर है जिसका असर और अहमियत उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह है। मोदी ने प्रचार से लेकर पर्चा भरने तक वाराणसी को इवेंट बना दिया था। पर्चा भरने से पहले 3 किलोमीटर लंबा जुलूस निकला, जिसमें मोदी मोदी का शोर और बीजेपी के झंडे लहरा रहे थे। वाराणसी ने फूलों की बारिश कर मोदी का स्वागत किया। मोदी के नामांकन के लिए बतौर प्रस्तावक जिन लोगों का चुनाव किया गया, उनमें मदन मोहन मालवीय के प्रपौत्र और प्रख्यात गायक छन्नू महाराज के अलावा एक बुनकर और एक चाय वाला भी था। प्रस्तावक जो हम बने तो मोदी जी का स्वभाव देख करके और उनका विचार देख करके और उनका नम्रता देख करके। यही नहीं, जब मोदी को बेनियाबाग में जनसभा की इजाजत नहीं मिली तो बीजेपी ने यहां भी खुद को पीड़ित की तरह पेश किया। हालांकि मोदी को गंगा आरती और शहर से दूर रोहनिया में जनसभा की इजाजत मिल गई। बहरहाल 6 चरणों में संपन्न हुए 16वीं लोकसभा के चुनाव में आखिरी दिन भी मोदी ने 4 रैलियां की। मोदी की आखिरी रैली पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया में हुई। आंकड़ों से खेलने के शौकीन लोगों के लिए यह जानकारी चौंकाने वाली हो सकती है।
एक अखबार के मुताबिक आखिरी रैली तक मोदी ने 3 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। इतने लंबे सफर में धरती के 7 चक्कर लगाए जा सकते हैं। यही नहीं, चुनाव से जुड़े 5187 कार्यक्रमों में मोदी खुद मौजूद रहे। लोकसभा में कुल 543 सीटें और मोदी 25 राज्यों में कुल 477 रैलियां कर चुके थे। इस दौरान मोदी औसतन 5 घंटे से ज्यादा कभी नहीं सोए। मोदी की जीत में एक बड़ी भूमिका चाय पे चर्चा और 3D जनसभाओं ने भी अदा की। सोशल मीडिया पर मोदी और उनकी टीम की सक्रियता पहले से ही समर्थकों का एक बड़ा वर्ग तैयार कर चुकी थी। लेकिन इतनी मेहनत और इतने बड़े चुनाव अभियान के बाद भी खुद बीजेपी के लोगों को उम्मीद नहीं थी कि जीत का आंकड़ा इतना बड़ा होगा। कांग्रेस की 2 सीटें जो आई है वो परिवार की आई है और सपा की जो 5 सीटें आ रही है वो भी परिवार की ही आ रही है। बाकी की सब पार्टियां और सब कैंडिडेट हारे हैं। उधर बिहार में भी बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली थी। बिहार की 40 सीटों में से 28 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास थीं, तो जेडीयू को सिर्फ 2 सीटों तक सिमट जाना पड़ा। जीत के बाद दिल्ली पहुंचे मोदी का एयरपोर्ट से लेकर पार्टी दफ्तर तक जबरदस्त स्वागत हुआ, ठीक किसी विजेता की तरह, पूरे गाजे बाजे के साथ। मोदी प्रतीकों की राजनीति करते हैं, ये सबको पता है। पहली बार संसद पहुंचे मोदी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत की सीढ़ियों पर पूरी विनम्रता से मत्था टेका। सेंट्रल हॉल में जब उनका स्वागत हुआ तो आखिरी दम तक मोदी का विरोध कर रहे आडवाणी ने क्या कहा, पहले ये सुनिए, और उसके जवाब में मोदी की क्या प्रतिक्रिया थी वो भी सुनिए। परिणामों के फलस्वरूप ही हम आज का ये कार्यक्रम करके और उनको एक महत्वपूर्ण जवाबदारी सौंप रहे हैं। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? मोदी इतिहास रच चुके थे और अब बस उसका शिलालेखन बाकी था। 26 मई को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में 7 देशों के नेताओं, कारोबार जगत से लेकर बॉलीवुड की हस्तियों और समर्थक दलों से लेकर विरोधियों तक की मौजूदगी में मोदी ने शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के